अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने लॉज के बारे में डिस्कस करा, केमिकल कॉम्बिनेशंस। चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा नेम है केमिकल कॉम्बिनेशन, लेक्चर 3 है। और हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 में अब तक के जो 2 लेक्चर्स हुए, इसमें हमने जो है वो क्या पढ़ा, किस तरीके से केमिकल्स कंबाइन होंगे, उनके पीछे कौन कौन से लॉज अप्लाई हो रहे हैं, किस तरीके से केमिकल्स कंबाइन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है हमारा जो है वो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फार्मूला, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एन एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसके बारे में जो है वो सबसे पहले जो है वो किसने बताया था, डेमोक्रिटस ने बताया था। फिर उसके बाद जो है मज़ीद इसमें जॉन डाल्टन साहब ने जो है वो डिस्कशन करा। फिर उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई और उसके बाद ये कहा गया कि एटम इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम के भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जॉन चैप्टर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि डेमोक्रिटस साहब ने एटम के बारे में क्या कहा था, क्योंकि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। और फिर जो है हम उसमें आपको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एटम के बारे में जो है वो डेमोक्रिटस साहब ने बताया था। फिर उसके बाद जो है वो जॉन डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है कटेबल नहीं है, इंडेस्ट्रक्टेबल है, टूट नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद जो है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। फिर उन्होंने कहा कि एटम इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम हैज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम का न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में रोटेट करते हैं, शेल्स में। और शेल्स जो आपकी बुक्स में बने हुए हैं वैसे शेल्स जो है वो जैसे आपको समझाया जाता है वैसे शेल्स नहीं होते। शेल्स का जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सोडियम है और गोल्ड है। ये सारे एटम के, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर जो है वो एटम्स होते हैं। एलिमेंट्स किससे फॉर्म होते हैं भाई, एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं एटम से। तो हाइड्रोजन का जो है वो एटम्स अलग हैं, कार्बन के एटम्स अलग हैं, सोडियम के एटम्स अलग हैं और गोल्ड के अलग हैं। और इन तमाम के एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जी, इसके बाद बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की। व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म। अब अगर इधर देखिएगा आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, तो इसमें अमोनिया गैस है। जी, अगर आप इन 4 एग्जांपल्स आपके पास आ रही है, नज़र आ रही है आप होगी आपको स्क्रीन पर, तो आप जो है वो देख सकते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड। वाटर के इसमें आपके पास हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट कंबाइन हुआ, एटम कंबाइन हुआ तो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। NH3 अमोनिया में आपके पास 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। ठीक है जी, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं ज़रा। Atoms of the same or different elements react with each other and form molecules. Atom of same element, some elements can exist independently since they have property of molecules, so they are called monatomic molecule. अब अगर आप इधर यहाँ पे देखिएगा ज़रा, सेम एलिमेंट्स के भी आपके पास एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के भी एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होंगे तो भी आपके पास मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, जिसे कंपाउंड्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, क्लोराइड का एक एटम कंबाइन हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हुआ। वाटर है, CH4 एग्जाम्पल्स हैं। और सेम एलिमेंट्स में आपके पास जो फॉर्म हुए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस हैं, जो कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो कि एयर में हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की गैसेज मौजूद होती हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एटॉमिक वेट की। आपके पास जो बुक है उसमें एटॉमिक मास लिखा हुआ है बेटा, लेकिन वो एटॉमिक मास नहीं है, वो एटॉमिक वेट है। मास और वेट का डिफरेंस आपको फिज़िक्स के लेक्चर में, जब आपके क्लास 9 में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जाएगा तो उसमें मास और वेट आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, व्हाट इज़ मास और व्हाट इज़ वेट। यहाँ पर जो है वो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास नहीं है, वो एटॉमिक वेट है। एटॉमिक मास के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। एटॉमिक वेट इज़ नॉट द सेम थिंग एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास रेफर्स टू द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक वेट is an average of the mass numbers of all the isotopes of an element taking into account their relative abundance in nature। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होता है आपके पास, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये कहा जाता है कि आपकी शक्ल के दुनिया में 7 लोग हैं। तो अब जो है वो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जितने भी एलिमेंट्स फॉर्म किए उनके भी आपके पास मज़ीद एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कार्बन है तो कार्बन 12 भी फॉर्म होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। एक आइसोटोप कार्बन का 13 है और एक कार्बन का आइसोटोप जो है वो 14 है। तो ये आपके पास ये तीनों एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो है वो आपके पास इनकी अबंडेंस कम है। कार्बन 13 और कार्बन 14 की जो है क्वांटिटी दुनिया में सेम है, कम है, और कार्बन 12 की ज़्यादा है। तो इन जब हमें एटॉमिक वेट मालूम करना होता है तो हम एवरेज लेते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट है पर इनके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं, इनका एवरेज जो है वो हम मास निकालते हैं और एवरेज मास निकालते हैं, और उसके बाद हमें जो है वो एटॉमिक वेट पता चलता है उसका। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। कार्बन 12 और कार्बन 13। कार्बन 12 99% होता है और कार्बन 13 जो है वो 1% होता है। एटॉमिक मास हमने निकाल लिया तो हमारे पास एटॉमिक वेट एवरेज कितना आ गया, 12.01। जी, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास का डिफरेंस। एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ अ सिंगल एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में जो मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के किसी भी एलिमेंट के एटम का मास उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही एटम का मास जो है वो बढ़ेगा, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। और एटॉमिक वेट क्या होता है, इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जो जितने नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं जो सेम उसी जैसे होंगे, उनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो एटॉमिक वेट कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको जो है वो इससे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है। दोनों चीज़ें सेम नहीं है। आपकी बुक में एटॉमिक मास लिखा हुआ है। जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं केमिकल फार्मूले की। किसी भी जो आपके पास रिएक्शन होता है या कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसका हम एक फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि H2O CH4, यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा H2O। तो यहाँ पे हम केमिकल फार्मूला कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 है, तो ये सबस्क्रिप्ट में चला गया। ये जो 2 है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन कंबाइन, ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन हुआ तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख नहीं सकते, तो H2+O। तो इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बन गया, H2O। A brief name used for full chemical name at a compound is called chemical formula. Chemical formula is used to represent an element or a compound in terms of symbols. It also represents the number and types of atoms of element present in the smallest unit of the substance or compound. आपके पास एक कंपाउंड है, आपको उसका फुल नेम जैसे वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके लिए आप जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उसमें उस जो कंपाउंड होता है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, ये हमें केमिकल फार्मूले से पता चलती है। जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे आपने बेटा सुना होगा कि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स के नेम होते हैं सैयद जमील अख्तर, लेकिन घर में जो है वो उनको प्यार से मुन्ना करके पुकारते हैं और कोई जो है वो डिफरेंट नाम से पुकारता है। तो इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूले की वो टाइप है जिसमें हम जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जो आपके पास केमिकल फार्मूले जो हैवी होते हैं या थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो उसको हम सिंपल करके लिखते हैं।
वो भी हम रेशो निकालते हैं और उसके बाद जाके हर मॉलिक्यूल का आपके पास सिंपलेस्ट फार्मूला उस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। अ फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड। जैसे आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है, तो 2:2, 2:2 मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, 1 1, और 1 लिखते नहीं है। इसी तरीके से ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो 6:12:6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, तो CH2O। तो ये आपके पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, सिंपल फार्मूला हो जाएगा। लेकिन इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है इसे कहते हैं C6H12O6, वो सेम रहेगा। एम्पेरिकल फार्मूला अपनी आसानी के लिए किसी कैलकुलेशन के लिए या रिसर्च वर्क के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल फार्मूला होता है, जिसमें उन एलिमेंट्स की जो है वो उन एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम होती है, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे आपके इधर देख लीजिएगा ज़रा, एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का था C6H12O6, और उसी का ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, और जब मैंने आपको उसको सिंप्लीफाई करके एम्पेरिकल फार्मूला बताया था तो वो ये था CH2O। तो अब ये जो C6H12O6 है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर्स, उसके अंदर जितने भी एटम्स के जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं, उन्हें जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है। ब्यूटेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जो है वो कार्बन की क्वांटिटी 4 है और हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो 10 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करा 4:10, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 2:5 आ गया। C8H18, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, C4H9। ठीक है जी। इसके बाद फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट। मैंने अभी आपको बताया फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के बारे में। तो किसी भी आपके पास जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, उनका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला वेट कहलाएगा। और जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि लिक्विड और गैसियस में होते हैं, स्टेट है मैटर की, तो उसके जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अच्छा जी, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? फार्मूला मास इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ अ मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ये ग्राम पर मोल में जो है इसको हम डिनोट करते हैं और इसको AMU में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एम्पेरिकल फार्मूले में जो आपके पास जिससे हम फार्मूला मास निकालेंगे, जिससे हम अगर उसका मास निकालेंगे तो फार्मूला मास होगा। और अगर एक्चुअल जो आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था C6H12O6, अगर आप इस फार्मूले से उसके जो है वो चीज़ों को, उसके मॉलिक्यूल को, उसके एलिमेंट्स की जो है वो एटॉमिक मास है, उसको अगर आप जो है वो कंबाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहलाएगा। और अगर आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला है, उससे अगर आप जो है वो एटॉमिक मास मालूम करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी सॉलिड मटेरियल का, तो वो कहलाएगा फार्मूला मास। ठीक है जी। मे और मे नॉट गिव द एग्जैक्ट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जैसे लाजमी सी बात है क्योंकि वो एक्चुअल नंबर नहीं बताता, तो इसलिए हमें एम्पेरिकल फार्मूले से ना उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल फार्मूला पता चलता है और ना उसका एक्चुअल मास। मॉलिक्यूलर फार्मूले हमें एक्चुअल जो है वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स की क्वांटिटी होती है वो हमें बताता है। तो इसी तरीके से अगर जब हम उससे कोई मास कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले से, तो हमें जो मास मिलेगा वो एक्चुअल मिलेगा और ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, इसके बाद फार्मूला मास से कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपके पास एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट की Fe2SO4 थ्राइस। आयरन जो है एक, यहाँ पर आयरन की तादाद कितनी है 2, तो आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.845, इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, प्लस इसके बाद सल्फ़र होता है 32। अच्छा स्टूडेंट्स, अब 32 है, होल ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
ऑक्सीजन बराबर होता है 16 के, 15.9994 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 55.854, 111.690, 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 15.99। इसको जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो 96.063 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 111.690 से ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो Fe2SO4 थ्राइस का जो फार्मूला मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 399.879 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 400। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आज आपका जो है वो असाइनमेंट क्या है, आपको जो है वो कुछ डेफिनेशंस लिखनी है एटॉमिक वेट की, एम्पेरिकल फार्मूले की, मॉलिक्यूलर फार्मूले की, फार्मूला मास की और फिर मॉलिक्यूलर मास की। मैंने जो है आज के लेक्चर में जो है वो किसी भी किस्म की कोई एनिमेशन ऐड नहीं करी लास्ट लेक्चर में, और उससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जितने भी लॉज जो है वो एक्सप्लेन करे वो वीडियो के थ्रू करे, कुछ जो है वो मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दी। आज के जो लेक्चर है कंप्लीट जो है वो मेरी ऑडियो पर है, जिसमें मैंने किसी भी किस्म की जो है वो एनिमेशन ऐड नहीं करी। इसके बाद हमारा डिस्कशन का सेशन स्टार्ट होता है। उम्मीद है कि जो है वो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई और आपको लगता है कि एनिमेशन ऐड करनी चाहिए या इमेजेस ऐड करनी चाहिए और, तो आप मुझे जो है वो सजेशन दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।